कर देते हैं स्टार्ट। ये भाई जो मैंने बताया था कि आपको जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो उसमें इंग्लिश 25 मार्क्स की है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली आपको एज ए प्रैक्टिस और बीच बीच में कहीं कहीं जैसे कोई रूल्स आएगा, नाउन का, प्रोनाउन का, जो भी आपके अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वहीं धीरे धीरे, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा वो अपना कमेंट दे सकता है, या किसी को क्लास में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका डाउट वहीं सॉल्व करूँगा। पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लगाइए सर, आप सामने बैठे हो, कोई इसका आंसर दे मुझे। ये PQRS है, जिसे आप ABCD इस क्रम में भी जोड़ सकते हो, कैसे भी आ सकता, क्योंकि मैंने वहाँ सिलेबस चेक किया है तो उसमें सब कुछ पूछा गया। उन्होंने क्रॉस टेस्ट भी, PQRS भी, कंप्रीहेंशन भी, सब कुछ है सब 25 नंबर में। लगाओ। अब आप देखोगे हैव सीन, तो जब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होने का कोई दावा नहीं है। चलो ठीक है, एक बार ये लोग हो गए, प्यूपिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज, टू प्रीपोजिशन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, और आपके हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो देखो, ना तो ये ई से शुरू होगा, ऐसा काट दिया करो। सबसे बड़े तरीका बताऊंगा सोल्व करने का, ना भाई साहब ये डी से सोल्व होगा, और ना भाई साहब ये हैव से सोल्व होगा। कहने का मतलब ये है, कहीं पर भी ADE अगर ऑप्शन की शुरुआत में है तो वो खत्म हो जाएंगे, ना तो इससे शुरू होना है ना इससे शुरू होना है। कुल मिलाकर जो शुरू होना है, दो विकल्प बचे आपके पास, सिर्फ बी से स्टार्ट होना है। अब आप स्टार्ट करोगे, द लास्ट 2 years, जो अंत के 2 साल हैं, हैव सीन ए मेजर बिलो, उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव देखा है, बहुत बड़ा कारण देखा है। बी के बाद ए पर जाएंगे, उसके बाद कहाँ देखा है, टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो संसार की आर्थिक स्थिति है, एंड, अब आप जोड़ते हो तो एंड से जो जोड़ोगे वो पीपल को जोड़ोगे, एंड पीपल एंड लोअर इनकम कंट्रीज, लोग और वो लोग जिनकी जो इनकम है कम है, बर हिट पार्टिकुलर दिया तो मैं खत्म। ये सबसे आसान तरीका है पी द्वारा सोल्व करने का। पहले वो ऑप्शन खत्म कर लो जो कभी नहीं बन सकता। मैंने कहा था ए से भी बनेगा, बी से भी बनेगा, ई से भी बनेगा, तो जब बी और ए से नहीं बनेगा तो खत्म भी नहीं है। लड़ाई सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। आप लोग दिन पूछते हैं यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 2 साल हैं, तो 2 सालों के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तो कोई लड़ाई नहीं है। बराबर। तो सबसे बेहतर तरीका है, जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बेहतर आपको इसका रिजल्ट सामने मिलेगा। देखने करते हैं स्टार्ट। ये भाई साहब आपका है क्लोज टेस्ट, और ये 4 क्वेश्चन है इसमें, और ये CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया था। अब जरूरी नहीं है कि इसमें पूछा गया हो तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में ना पूछे। लगाओ जरा, गर्ल्स हैव बीन। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें कहा क्या गया है। देखो लड़कियों को, अभी मैं पीछे 21वीं शताब्दी से पहली बात करूं, जब हम 1900 के सन में जीते थे, जिसे हम 20वीं शताब्दी में, उसमें क्या होता था कि लड़कियों को ना तो ज्यादा पढ़ाई करवाते थे, ना ज़्यादा कोई बाहर हायर एजुकेशन, या कोई भी लड़की को मतलब शिक्षा से दूर रखते थे। भाई इतना पढ़ा लिया कि भाई वो अपने साइंस में सीख जाए, या ज़्यादा जो बच्चे हो आगे उन्हें पढ़ना सके। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बदलाव आए। भाई लड़कियों ने एक से एक अपनी मतलब जो प्रतिभा है उसे लोगों के सामने लाया, और आप देखते हो कि आज की डेट में अगर मैं प्रतिशत की मामले में बात करूं तो लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और रिजल्ट भी उनके बेहतर आते हैं। तो उस चीज को देखते हुए ये कह रहे हैं कि लड़कियों के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था। लड़कियों के खिलाफ अत्याचार के साथ साथ हम उन्हें बलि का बकरा बना लेते थे। जैसे कोई भी मान लिया, सबसे ज्यादा घिनौना क्राइम तो ये था कि लड़की, जो बच्चा है अगर लड़की है तो मेनली उसे उसके लिंग निर्धारण के आधार पर ही गर्भाशय में खत्म करा दिया जाता था। जैसे मान लिया डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पूछा कि लड़का होगा या लड़की, तो अगर उन्होंने कह दिया कि लड़की है तो बच्ची जन्म लेने से पहले ही उसे वहां से भ्रूण में खत्म करा दिया जाता था। तो इससे घिनौना अपराध क्या हो सकता कि जिस इंसान ने पृथ्वी पर जन्म तक नहीं लिया और उसका आपने पहले ही उसकी हत्या करा दी हो। तो ऐसी हत्या को एक शब्द आया फोर्टिसाइड। देखो कहीं एक फोर्टिसाइड नाम का शब्द लिखा होगा,
ये बहुत ही प्यारा शब्द है, इस क्लोज टेस्ट में आया होगा। ये है देखो फोर्टिसाइड, ये होती है भ्रूण की हत्या, कि बच्चे को अगर भ्रूण में ही मरवा दिया तो ये भ्रूण की हत्या है, इसे फोर्टिसाइड बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं, जरा कर लेते हैं स्टार्ट। अब जब इतनी कहानी मैंने आपको बताई दी। गर्ल्स हैव बीन द रिक्तिस्थान ऑफ मैनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर ईयर्स। लड़कियां बहुत सारे अपराधों का कई साल से भारत में रिक्त स्थान रही हैं। तो देखो विक्टर्स तो जीत हासिल करने वाले हैं। आप साइट्स जानते हो, ये कोई कंस्ट्रक्शन प्लेस होता। विक्टिम्स ये आप कह सकते हो पीड़ित हैं। सॉरी, अभी सेकंड देख लेते हैं। स्केप बोर्ड होता बलि का बकरा। देखो बलि का बकरा ये है। बलि का बकरा किसे बोलते हैं, कोई बताया मुझे? इसका एक छोटा सा मुझे कोई एक एग्जाम्पल देकर बता दो और मैं आपको ही क्लियर करा दूंगा। बलि का बकरा क्या है? मान लिया आप दो दोस्त हो, आपने गलत काम कर दिया मेरे साथ, और आपके गलत काम का जो परिणाम है आपके साथ वाले को भुगतना पड़ रहा, तो ये ना बलि का बकरा है। काम तो आपने किया, लेकिन इन्होंने उसका परिणाम भुगता है। तो बलि का बकरा ये होता है कि दूसरे के द्वारा किए गए गलत काम की सजा खुद भुगतना, वो बलि का बकरा है। लेकिन विक्टिम्स क्या होता है? विक्टिम्स होती पीड़ित। लड़कियां जो हैं बहुत सालों से भारत में अपराधों का शिकार रही हैं, या अपराधों का पीड़ा सहन करने वाली वो पीड़ित रही, विक्टिम्स बोलते हैं, पीड़ित होती हैं। तो फिलहाल यहाँ सी के अलावा कोई आपका आंसर इस पूरे सेट में सेट नहीं है। बढ़े आगे, क्योंकि स्कैप बोर्ड तो वो होता है ना जिसने कोई काम किया। तो गर्ल्स have been the victims of many crimes in India for years. लड़कियां भारत में बहुत सालों से अपराधों का शिकार रही हैं या अपराधों से पीड़ित रही हैं। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यही रहेगी, बस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो चेंज होते रहेंगे इसमें लगातार। जरा बताइए। अब कह रहे हैं द मोस्ट फियरफुल क्राइम, सबसे ज्यादा जो डरावना अपराध था, फीमेल फोर्टिसाइड। अभी बताया था कि महिला या जब वो बच्ची थी उसको गर्भाशय में ही मरवा देना, ये सबसे जघन्य अपराध था। इन विच, जिसमें गर्ल्स वर किल्ड, लड़कियों को मार दिया जाता था, इन द रिक्तस्थान ऑफ द मदर। अभी बाद में देखेंगे। अब लड़कियों को मदर के किस में मार दिया जाता था? जो किडनी क्या होती है, किडनी का गुर्दा होता, तो भाई साहब गुर्दे का काम होता रक्त को छानना, ये तो काम होता है किडनी का। और किडनी के मापने की इकाई है नेफ्रॉन, और किडनी का अगर अध्ययन करना तो नेफ्रोलॉजी में जाती है। लीवर क्या होता है? लीवर होता है आपका यकृत, और यकृत का काम होता है पचाना, किसी भी चीज का पाचन करने के लिए यकृत की जरूरत पड़ती है। और इंटेस्टाइन होती है आंत, लार्ज इंटेस्टाइन होती है बड़ी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आपकी छोटी आंत। लेकिन एक होता है बोम, और बोम होता है गर्भाशय। और आप जानते हो कि अगर फोर्टिसाइड है या लड़कियों को जो मरवा दिया जाता था लिंग निर्धारण के आधार पर, तो माँ के गर्भाशय में मरवा दिया जाता था। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। कि द मोस्ट फियरफुल क्राइम वाज फीमेल फोर्टिसाइड, सबसे जघन्य अपराध महिला के भ्रूण की हत्या था। इन विच, जिसमें गर्ल्स वर किल्ड इन द बॉम्ब ऑफ द मदर, जिसमें लड़कियों को मां के गर्भाशय में मरवा दिया जाता था आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन, जब हम इस बात का पता लगाते थे लिंग निर्धारण के आधार पर। फिर अल्ट्रासाउंड, आप जानते हो डॉक्टर वगैरह अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो जब वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बता देते थे कि लड़की है और मरवा दिया, लड़का है तो मरवा दिया। स्टार्ट करते हैं अगला फिलहाल आंसर क्या होगा आपका? इतना बढ़िया चीजें आपको मिलने वाली है सेशन में, आपको पढ़ते रहो। ये ना कह दो कि सर आपका पढ़ाया हुआ जो जो भी आपका एग्जाम है उसमें नहीं है तो फिर बेकार है। आओ जरा क्या कहना चाह रहे हैं। सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि पढ़ाने की बात नहीं है ये, अभी तो सेव द गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं। रिक्त स्थान हैज बीन लॉन्च्ड
इसको लॉन्च्ड किया गया था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, टू एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस ऑफ फीमेल फोटस। ये कहना चाह रहे हैं कि बेटी बचाओ रिक्तस्थान स्टार्ट किया गया था, किसके लिए? सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन, जो महिलाओं का लिंग निर्धारण के आधार पर गर्भपात करा देते थे, और फीमेल फोकस मतलब महिला के गर्भाशय। अब बताओ, जितने भी चलते हैं, नर्मदा बचाओ, चिपको मूवमेंट, ये दुनिया भर की जो चीजें चलती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अभियान होते हैं। और आप अभियान को कैंप फायर, तो कैंप में लगने वाली आग होती है। अंडरटेकिंग होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, एंटरप्राइज होते हैं उद्योग धंधे, लेकिन आप जानते हो कैंपेन होता है अभियान। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सभी के सभी क्या चले थे बेटा? अभियान चले थे, और अभियान के लिए कहते हैं कैंपेन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन, बेटी पढ़ाओ अभियान हैज बीन लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया जा चुका है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, टू एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन, जो लिंग निर्धारण के आधार पर गर्भपात कराते थे, ऑफ द फीमेल फोटस का मतलब होता है महिला के गर्भाशय। फिलहाल आंसर क्या आएगा? कैंपेन, क्योंकि ये सभी के सभी के होते हैं अभियान होते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ अभियान। स्टार्ट करते हैं, लास्ट हो रहा भाई साहब, लगा लो। ये बुक क्लोज टेस्ट है, जो ये समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए भी आप इसके लिए कोई ना कोई अपना लेख लिख सकते हो। करें स्टार्ट। तो इन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा महिला के जो गर्भपात करा देते थे, इसके लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बेटी बचाओ। स्टार्ट करते हैं। एज वेल एज, इसके अतिरिक्त, अदर क्राइम्स, जो अन्य अपराध होते थे, द गर्ल चाइल्ड। अब बताओ, जब बात चल रही है तो सारे के सारे परिणाम जितनी भी जो बच्ची होती है उसके साथ होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, और खिलाफ के लिए क्या था? अरे जो भी लॉन्च किया गया अभियान बेटी को बचाने के लिए किया गया, महिला का गर्भपात करा देते थे लिंग निर्धारण के आधार पर, और उसके साथ साथ जो अन्य अपराध होते थे लड़कियों के खिलाफ, आगे बात आई समझ? और कोई किसी को बात समझ नहीं आई? बढ़ा आगे नेक्स्ट, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, जो आप कहते हो रिक्त स्थान में दिक्कत आती है, ऐसे रिक्त स्थान के कितने मामला आपके लिए कि मजे में आएगा आपका? बताओ, सिर्फ 5 सेकंड है आपको आंसर देने के लिए, इसके बाद 6 सेकंड मेरा होगा। देखो, ए रिक्त स्थान इज ए फीमेल हॉर्स। आप जानते हो ये हॉर्स ना घोड़ा है, तो ये मेल होती है। और आप जानते हो जब ये मेल होता तो भाई इसका फीमेल भी होगा, जैसे डॉग है उसका विच होता, जैसे काऊ का ऑक्स हो जाता। तो ऐसे ही हॉर्स का हॉर्स तो मेल है, अब इसकी फीमेल क्या होगी? देखो मैं कहूँ आपसे डिक्सन, आप जानते हैं लोमड़ा होता, तो ये होता मेल, और इसकी फीमेल क्या बन जाती है? फॉक्स बन जाती है। दो क्या होता है? ये हिरणी होती है, हिरणी। हिरणी कैसे लिखते हैं? जैसे लिखते हो गया हिंदी में, तो ये हिरणी तो आपकी क्या है? मेल, सॉरी फीमेल। लेकिन अगर इसका मेल होगा तो मेल क्या होता है? डियर होता है। कुल मिलाकर भाई ये फीमेल होगा तो एक मेल होगा, तो ये जो आप जानते हो कि रोस्टर होता है मुर्गा, कहना रोस्टेड चिकन, ये जो होता, ये आप देखा करो, ये ऐसे बोला जाता है रोस्टेड होता है मुर्गा। और आप जानते हैं मुर्गे की जो फीमेल है वो तो होती है, इसलिए घोड़े का बनेगा घोड़ी, जिसमें मेल होता है। यही तो है ना, आंसर मेल होंगे। बढ़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिख के रहो, जो नोट करना चाह रहा हूँ, और मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा तुरंत टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे जो है मिलेगी, मेरे हर जो बुकलेट आपके पास है उसमें लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम इंग्लिश क्लासेस बाय शांतनु यादव, आप आराम से उससे जुड़ सकते हो। और जो भी मेरे द्वारा जो भी चीजें दी जाती हैं वो उस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है ना? तो ये सभी एग्जामों के लिए जरूरी है, जो भी आपके अपकमिंग आने वाले हैं 2025 में, तो सबके लिए स्लाइड तैयार करा रहा हूँ मैं डेली, अपने हाथों से करता हूँ वैसे मेरे लिए, लेकिन मैं दूसरे का काम छोड़ना नहीं बदल। मुझे लगता है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बेहतर हो सकता है, बताइए सर। सी कुड इजली, वो
सी कुड इजली ईट द रेगिस्तान बिरयानी बाई हरसेल। वो आसानी से रेगिस्तान बिरयानी खा सकती थी। अब बिरयानी जो होगी देखो होल, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि होल होता है, होल छेद, हाउल जैसे खदान करनी हो गई और भी काम करने वाले हो गए, ये होल नंबर हमारे यहाँ होते हैं 10, 11, 12, 13। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिरयानी का होगा, तो इसका आसान क्वेश्चन कर सकता है। तो सी कुड इजली ईट द होल बिरयानी बाई हरसेल। वो आसानी से सारी की सारी बिरयानी खा सकती थी। तो क्या होल हो रहा है सारे का आंसर बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ आसान है कुछ हार्ड है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक्सेसिव। देखो ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन। कभी हुआ करते थे विलियम शेक्सपियर, विलियम्स वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट हो गए, पीवी शैली हो गए। तो अब मामला क्या है जरा थोड़ा सा कर लेते हैं स्टार्ट कि कीट्स एंड शैली वर पोइट्स। जो कीट्स और शैली है वो कवि थे ऑफ द सेम पीरियड, एक ही समय के। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में दे आर। अब आप कहते हो कि जब दो व्यक्ति, दो राजा या दो ऐसे कोई भी चीजें जो एक ही समय में साथ रहती हैं, जैसे कि अकबर के दरबार में बीरबल थे तो बीरबल अकबर के समकालीन थे। जॉन कीट्स और पीवी शैली एक ही समय के कवि थे तो इनको समकालीन बोला जाता था, और अंग्रेजी में समकालीन को कॉन्टेम्परेरी बोला जाता था। ये होता समकालीन, एक ही समय में दो व्यक्तियों का एक साथ होना, ये समकालीन होता। देखो कलिग तो सहपाठी हो गए, साथ पढ़ने वाले, साथ काम करने वाले। को राइटर्स होता है साथ लिखने वाला, जिसमें कोई भी आप लिखते हो साथ लिखने वाला कोई भी, ये को राइटर्स हो गए, साथ लेख लिखने वाले। और एसोसिएट होता भागीदार, एसोसिएशन बनता है। जैसे मान लिया कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 50 लाख मैंने लगा दिए, 50 तुमने लगा दिए, तो तुम मेरे भागीदार हो गए, तो तुम एसोसिएट्स हो सकते हो। लेकिन फिलहाल सहपाठी, सहकर्मी, ये सब कलीग होते हैं। तो अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ तो कॉन्टेम्परेरीज के अलावा कोई आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि इसे बोला जाता है समकालीन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो लिखते हो लिखते रहो, और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, 3 बार भी देख सकते हो, जितनी बार आपका मन करेगा आप उतनी बार देख सकते हो। बताओ ना। द ड्राइवर वार सटली, ड्राइवर ने तुरंत रिक्त स्थान, द ट्रैफिक वॉयलेशन। देखो ट्रैफिक होता है यातायात और वॉयलेशन होता है उल्लंघन। जब आप किसी चीज का उल्लंघन कर देते हो तो उसके लिए वॉयलेशन बोला जाता है। ही कमिटेड। अब ड्राइवर ने तुरंत रिक्त स्थान किया जो उसने ट्रैफिक वॉयलेशन किया था। ही कमिटेड, जो काम को कर चुका था उसके लिए रिक्त स्थान किया। अब देखो ये क्वेश्चन ना फ्रेजल वर्ब का है। अब आप कहोगे सर फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो ये मैं पहली बार भी आपको क्लास में बता चुका हूं कि फ्रेजल वर्ब क्या है। देखो फ्रेजल वर्ब से इतने क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें परेशान रहता है, क्योंकि ये बच्चों को तो छोड़ो टीचरों को भी याद नहीं होती, क्योंकि ये बनती रहती है। लेकिन फ्रेजल वर्ब क्या है, कम से कम एक मेन वर्ब हो और उसके साथ एक प्रीपोजिशन हो। इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, वो भाई साहब आपका कहलाता है फ्रेजल वर्ब। कम से कम एक मेन वर्ब और एक प्रीपोजिशन होनी चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक मेन वर्ब हो और एक क्या होनी चाहिए, प्रीपोजिशन। अब आप दुनिया में कोई सी भी फ्रेजल वर्ब लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा मेरे पास है लुक आफ्टर, देखते रहे ना। मेरे पास है लुक इनटू, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब मैं बना सकता हूं। मेरे पास है आपके बियर अवे, जीतना। मेरे पास है रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना। मेरे पास है सर्च फॉर, किसी चीज की तलाश करना। कुल मिलाकर दुनिया भर में फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या है कि अगर मैं एक मेन वर्ब उठा लूं और कम से कम उसके अंदर एक क्या होनी चाहिए, आपकी प्रीपोजिशन होनी चाहिए। देख लो सब चेक कर लो जो भी मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ एक मेन वर्ब, एक प्रीपोजिशन, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन,
मेन वर्ब प्रीपोजिशन, मेन वर्ब प्रीपोजिशन और मेन वर्ब और प्रीपोजिशन। तो कोई पूछने भी लगे तो आप उसे बता सकते हो कि भाई जो फ्रेजल वर्ब है वो एक मेन वर्ब कम से कम और एक प्रीपोजिशन का एक ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ड्राइवर ने तुरंत रिक्त स्थान किया जो उसने यातायात के उल्लंघन या आप कह सकते हो यातायात के नियमों का उल्लंघन किया था ही कभी। अब देखो आपको याद नहीं होगा और हो सकता है कि कोई वीडियो देख रहा हो शायद उसे भी याद ना हो। इसमें आयरन थ्रो इस्त्री करना, आयरन इन इस्त्री करना और आयरन असाइड भी ये सब प्रेस करने के लिए आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेहतर शब्द आया आयरन आउट और इसका मतलब होता है अपने द्वारा किए गए गलत काम की जब आप माफी मांग लेते हो तो इसे आयरन आउट कहते हैं। जो लिखना चाह रहा हूं किए गए अपराध को स्वीकार करना, किए गए अपराध को स्वीकार करना, किए गए अपराध को स्वीकार करना। और जब उसने अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लिया तो उसके लिए एक शब्द आया है आयरन आउट कि ड्राइवर ने तुरंत एकदम से गलती मान ली या अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लिया जो कि वो यातायात के नियम का उल्लंघन कर चुका है। फिलहाल आंसर आयरन आउट आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं तुरंत, समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। तो बताइए सर ये क्वेश्चन एडजेक्टिव का है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर दे सकते हो। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा दैट इट वाज द रिक्त स्थान क्वेक ही एवर न्यू कि ये सबसे खतरनाक, देखो क्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक भूकंप है। तो क्वेक का मतलब यही हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको हिला दे। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भूकंप भी बोल सकते हो कि एक सबसे बुरा भूकंप था जहां तक उसने जाना था। और आप ये जानते हो कि दुनिया में एडजेक्टिव को सिर्फ 3 डिग्रियों में बांटा गया है। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव डिग्री बैड होती है, अगर मैं कहूं कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है, और भाई साहब सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई चीज बुरी या अच्छी दिखानी है तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। इसे पीडी बोलते हैं, इसे सीडी बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसडी। और आप जानते हो कि दुनिया में अगर कभी सुपरलेटिव डिग्री आई है तो भाई साहब उससे पहले दागा लगना जरूरी होता, द वर्स्ट नहीं होगा, द वर्स्ट को एक आ जाएगा कि ये सबसे ज्यादा बेकार भूकंप था जो भी उसने जाना था। कुल मिलाकर आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्स्ट की जगह करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें पढ़ भी चुके हो और मजा भी आ रहा होगा तुम्हें, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर है। उसका जो सॉल्यूशन है जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम सटीक और स्पष्टता के साथ दे रहा हूँ। तो ज्यादा चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। बताइए जरा आंसर। यू आर द ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव एवर सीन। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि आप वो सुंदर महिला हो जो दुनिया में मैंने आज तक देखी है। और कोई काम जो दुनिया में तुम पहली बार करते हो या उससे पहले वो काम ना हुआ हो तो वो डिग्री जाती है भाई साहब सुपरलेटिव, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की कंपेयर नहीं होती। और जब दा दे रखा है तो आप ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुलर मत बना देना, ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल बनती। जिसने लगाया था डी तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर है बड़ा है। जिसको समय खराब नहीं करना तो समय खराब ही नहीं करना। आगे लगाइए जरा तुम बताओ। फ्रांस इज ए लार्जेस्ट कंट्री। अच्छा मैं कहीं ये बता रहा हूं कि फ्रांस दुनिया में सबसे बड़ा देश है जो भी मैंने देखे हैं, या फ्रांस सबसे ज्यादा सुंदर देश है जो भी मैंने देखे हैं। आप यहां पर कोई कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हो भाई साहब। और जब कभी कंपैरिजन नहीं होती है, इधर देखो, अगर कंपैरिजन हो तभी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री आती है। और जब कंपैरिजन ही नहीं होती तो साधारण अगर मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में बताऊं तो पॉजिटिव डिग्री आती है। फ्रांस इज ए लार्ज कंट्री, जिसने लगाया था डी तो खत्म। पढ़ो वो चीज जो आपको बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ समझ में आए, वरना तो गोली भरने से कोई फायदा नहीं किसी भी चीज का। पढ़ सब रहे हैं लेकिन ऐसा पढ़ लो कि अमर हो जाए हमेशा के लिए। लगाओ जरा आंसर पर लगा रहा है, लगा रहा भाई। I considered geography as an easier subject। मेरा मानना है
कि ज्योग्राफी एक आसान सब्जेक्ट है। मुझे बताओ, ज्योग्राफी की कोई तुलना हुई क्या इकोनॉमिक्स से? ज्योग्राफी को सबसे बेहतर बताया क्या सारे सब्जेक्टों से? मैंने ज्योग्राफी के बारे में सिर्फ बात बताई है, और मैंने कहा था जब कंपैरिजन ही नहीं होता है, जब कंपैरिजन ही नहीं हो और सेंटेंस में कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं हो, तो भाई साहब आपकी सिर्फ साधारण डिग्री आती जिसका नाम होता पॉजिटिव डिग्री। और आप जानते हो कि इजी, इजियर, इजीएस्ट होती है। आपने अगर करा था कि आई कंसीडर ज्योग्राफी एज एन इजी सब्जेक्ट, हो जाएगा कि एक वो आसान सब्जेक्ट। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बढ़ा आगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखो, जिसने भी इस वैकेंसी में फॉर्म डाला होगा ना, तो वो अगर उत्साहित है या उत्सुक है तैयारी करने के लिए, तो इससे बेहतर मैं बैच पढ़ा नहीं सकता उसके लिए। अब किसी ने ना डाला हो या जो इसकी तैयारी ना कर रहा हो, बढ़िया है, आराम से वो किसी और तैयारी में लग सकता है, लेकिन ये बैच बनाया आप लोगों के लिए। बनाओ तो क्या बता रहा हूँ। रश्मि वर्क्स एट द हॉस्पिटल, रश्मि अस्पताल में काम करती है, डसेंट की, ये डसेंट। देखो, ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, आपको इस बात का ध्यान देना है। अगर मेरा सेंटेंस है पॉजिटिव, तो भाई साहब क्वेश्चन टैग बनता है निगेटिव, और सेंटेंस अगर मेरा निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव। किधर देखते रहो आप। और आप ये जानते हो कि जब मैं क्वेश्चन टैग बनाता हूं तो क्वेश्चन टैग में एक तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और अगर नोट लगाना हो तो फिर मुझे नट भी चाहिए होता है। और आप ये जानते हो कि फिर मुझे जो चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हेल्पिंग वर्ब, नोट और सब्जेक्ट। नोट तब चाहिए होगा जब सेंटेंस है अफर्मेटिव, और सेंटेंस अगर पहले से ही निगेटिव है तो फिर खाली सिर्फ ये होता कि हेल्पिंग वर्ब, और सीधा सीधा क्या आ जाता है बाद में, सब्जेक्ट। आप क्वेश्चन टैग सिर्फ दो ही तरीके से बेटा यहाँ बना सकते हो। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। अब मुझे बताओ, रश्मि के अनुसार कभी डू आ सकता है क्या? क्योंकि आप जानते हो कि रश्मि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस आपका पॉजिटिव में था। बताओ टैग का बनना चाहिए था निगेटिव में, और रश्मि के अनुसार डू नहीं आता बल्कि क्या आता, डजंट। और डजंट सी करा है क्योंकि आप जानते हो कि रश्मि का जो सब्जेक्ट है वो नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सी। और अगर आपने ये करा है, ये करा है, ये करा है, तो ये सी। क्लियर है? रश्मि का प्रोनाउन ही नहीं आ सकता बल्कि क्या आएगा, सी। और टैग बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट जो होगा लिख लेना, ऑलवेज प्रोनाउन। टैग बनाते समय आपको सब्जेक्ट कभी नाउन नहीं देना है, हमेशा टैग बनाते समय सब्जेक्ट जो होगा ऑलवेज कैसा होगा, प्रोनाउन। पढ़ाऊंगा चैप्टर में भी जब आगे फाउंडेशन बैच स्टार्ट करूंगा। अभी फिलहाल ये दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल वाला है उसकी एक सीरीज में एक महीने के लिए लॉन्च कर रहा हूँ, तो इसमें आपको फायदा बड़ा होगा। हो सकता है कि आपको 30% चीजें समझ में आए, और हो सकता है कि आपको सारी की सारी समझ में आ जाए। तो ये छोटी सी टेक्निक है। सेंटेंस पॉजिटिव में है तो टैग बनेगा निगेटिव में, और सेंटेंस निगेटिव है तो टैग का बनेगा पॉजिटिव, और सब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होगा हमारा, क्लियर है? आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15 लगाओ जरा। ये भाई साहब मैं ना लिखूं तो भी इसका मतलब ये है कि ये है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। इसे बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव। मुझे बताओ एक्टिव एंड पैसिव कौन नहीं बना सकता, या आपने एक्टिव एंड पैसिव ना पढ़ा? डू यू ओबे योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हो, उनकी आज्ञा मानते हो? और मैंने कहा था कि जब आपको नरेशन बनानी नहीं बल्कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब दुनिया में सब्जेक्ट के लिए आती है, ये मेन वर्ब है। और आप जानते हो कि दुनिया में अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो सब्जेक्ट नहीं आ सकता बल्कि क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यही तो बात है। और एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते समय ये इधर जाता है और ये जाता है इधर, यही तो करना। अब मुझे बताओ, डूडस टाइम में चेंज होते हैं इज एम आर। अरे डूडस टाइम में चेंज होते हैं इज एम आर। मुझे बताओ, जब योर एल्डर्स उधर आएगा तो योर एल्डर्स के अनुसार इज आएगा या आर आएगा? तो आप चेक कर लो कि आर जो दे रखा है शुरू में, या तो ए में दे रखा है या बी में दे रखा है, तो खत्म हो गया। अब बताओ, आर योर एल्डर्स,
और मुझे बताओ पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है? वो थर्ड है तो खत्म हो गया बस, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जल्दी आओ 16, इस पर समय खराब नहीं करना। तो ये भी आपका वही है, ट्रांसफॉर्मेशन है जरा बताओ। इससे आसान क्या हो सकता है? स्टील की तीन फॉर्म होती हैं, स्टील, स्टॉल और स्टोलन। अब आप जानते हो कि सुरेश ने स्टोल किया है, तो भाई इसके अंदर 100% डिड है। और मेरा भाई आप ये भी जानते हो कि जब डिड है तो ये जो चेंज होगा वो बाज या बर में चेंज होगा। मेरी किताब सिंगुलर है तो किताब के अनुसार बाज आएगा। तो माई बुक वाज स्टोलन बाय सुरेश, ऑप्शन नंबर सी। समझ 17 क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे आपको, कभी कभी ट्रेलर चलेगा 5-6 दिन जब तक ये क्लास बच्चों तक पहुंचेगी। उसके बाद फिर इसकी मेन चीजें स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो सिर्फ एज ए समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रेलर है। जरा बताइए, आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, ही हैज ए ग्रीन बुक। अब ये भाई साहब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये आपकी एक्टिव एंड पैसिव है। और सॉरी, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये नरेशन है। अब नरेशन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा रूल अलग होता है। अब देखो इतना समय नहीं है कि मैं आपको हर चीज समझाऊं, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जाहिर सी बात है कि अंदर का पूरा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। अरे अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का पूरा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मेरे इन्वर्टेड कॉमास हैं, अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड होता तो इफ आता, लेकिन ये सेंटेंस सिंपल है तो ये भाई साहब कंजक्शन आएगी दैट सब में दे रखा है। आप जानते हो कि सेड टू जो चेंज होगा मोहन के अनुसार टोल्ड में होगा। अब आप ये भी जानते हो कि जो हैज है ना वो हेड में चेंज होगा। तो आप बोलोगे आई टोल्ड मोहन, मैंने मोहन से कहा दैट, ही का ही रहेगा। हैज हेड में चेंज होगा, डबल हेड मत करना। और चेक कर लो कि हेड हैज का सिंगल हेड में। क्लियर? हाँ सीट आप, मैं बता दूंगा, सीट आप निकलवा सकते हो। मुश्किल से वो एक वन साइडेड होगी या टू साइडेड होगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप चाहो तो निकलवा सकते हो सीट। जल्दी बताओ, इसके 20 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। आप चाहो तो सीट निकलवा सकते हो, उसमें या तो वन लाइनर है या शायद इसके दूसरी तरफ भी हो सकती है सीट। मुश्किल से एक 1.5 रुपये 2 रुपये लगेगा, मेरा नाम ले लेना उससे आने का 1200, तो वो इतना सस्ते नहीं कर देंगे। बताओ जरा क्या है। ठीक है, आई वांट रीता, ये ऐसा कर लिया करूंगा, कल मैं सुबह पहले डाल दिया करूंगा इसे। उसके बाद तुम जितना तुम्हारा दिमाग लगे उतना लगाना, और उसके बाद सोल्व तो मैं करा दूंगा। आई वांट रीता नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे। बताओ जरा इसका जो नरेशन है कौन चेंज कर रहा है? मैंने रीता को चेतावनी दी थी कि आपको अगले दिन लेट नहीं आना है। और आप ये जानते हो कि वार्निंग दी जाए, किसी को आज्ञा दी जाए, किसी को ऑर्डर दिया जाए, तो भाई साहब ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। नहीं आने के लिए कहा है तो इंपेरेटिव होता है डोंट से स्टार्ट। चेक कर लो, आई वांट रीता डोंट बी लेट टुमारो। वांट टू नहीं आएगा, खाली वांट। ऑप्शन नंबर 2। जैसे रिक्वेस्टेड टू नहीं होता, टोल्ड टू नहीं होता, ऐसे ही आस्क्ड टू नहीं होता, तो वांट टू नहीं होगा। फिलहाल आपने 18 का डी लगाया तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 जिसने भी डाला ना, जो हेड कॉन्स्टेबल वाले हैं, तो उसके लिए तो बिल्कुल एकदम सीरीज बढ़िया चल रही है। और मेरा उद्देश्य आप जानते हो कि मेनली ऑनलाइन का ही प्रचार करना है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो तो बढ़िया है। जरा बताओ क्या है। विज्ञान की वो शाखा जहां हम स्किन होती है, त्वचा, और विज्ञान की वो शाखा जहां हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। तो आप ये जानते हो डर्म नाम का शब्द ना स्किन के लिए यूज किया गया है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं कहूं साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन। अगर आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ सेल्स, तो आपका आंसर सिर्फ साइटोलॉजी आना चाहिए। लेकिन व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। अगर आपसे पूछे कि कोई लिविंग सेल्स, जो हमारी जीवित कोशिकाएं हैं, तो उनका अध्ययन होता है बायोप्सी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
और अगर मैं कहूँ कि स्टडी ऑफ डेड सेल्स, तो भाई साहब अगर डेड सेल है तो मृत कोशिका का जो अध्ययन होता है ना, वो क्या होता है? ऑटोप्सी होता है। लेकिन खाली पूछे कि कोशिका का अध्ययन है तो क्या होता है? साइटोलॉजी। लेकिन ये भी याद कर लेना, डेमेंशिया क्या होती है? ये मेंटल वीकनेस होती है, दिमागी कमजोरी। और कॉन्जिनल आप जानते हो, जैसे कोई चीज समरूप हो, लेकिन आप जानते हो कि डर्मेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन, विज्ञान की वो शाखा जो हम स्किन का अध्ययन करते हैं। तो 19 का ये है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें जो आपका 20 है, जरा बता दो इसका आंसर और खत्म करते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया है। मैंने कहा है कि एक पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग लिखने में या लेख लिखने में बुरा हो। तो आप जानते हो कि दुनिया में दो शब्द हैं, कैली और कैपो। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर। और अगर किसी का हैंड राइटिंग या कोई चीज बुरी है तो वो होता है कैपो। और ऐसा व्यक्ति जिसका हैंड राइटिंग बैड है, तो बैड का जो हो जाएगा वो कैपो ग्राफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैपो का मतलब होता है बुरा। अच्छा, अगर वो ब्यूटीफुल क्या था, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाता है आपका? कैलीग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता हो। और अगर सोफर कहो तो ये ड्राइवर होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर बनेगा आपका 20 का 20। तो बाकी बातें और अगली करेंगे, स्लाइड्स में शायद एक या दो क्वेश्चन रह गया होगा। तो फिलहाल क्लास का इतने रखते हैं, ठीक है ना? और ये अपने करते रहो, मैं डलवाता रहूंगा टेलीग्राम पर, और वैसा भी लाइव चलेगा ये। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है।